तो काफ़ी सारी वीडियोस आपने देखी कैपिटल बजटिंग की, और अभी 3 4 5 क्वेश्चन और हमें करने हैं इसके। चलो फिर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूँ मैं आपको। तो जो ये फर्स्ट है आंसर, इसको करने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ। याद क्या दिलाना है? जैसे कि अर्निंग बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रीसिएशन, फिर क्या आंसर आता है? अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर इसमें से क्या माइनस करवा रहे हैं हम? टैक्स। फिर क्या आंसर आ रहा है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसमें क्या जोड़ते हैं बाद में हम? डेप्रीसिएशन। और फिर क्या आंसर आ रहा है? CFAT। एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया हुआ है, ये मैं बस आपको दोबारा से एक बार रिमेंबर करवा रहा हूं, याद करा रहा हूं, देख लो एक बार फिर से, बेटर रहेगा। वही अर्निंग बिफोर टैक्स, अब बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स कितना? 1 लाख रुपए। मान लो 20,000 का डेप्रिसिएशन है, मान लो, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितनी अर्निंग बच गई? 80,000। मान लो अगर क्वेश्चन में कह दिया टैक्स एब्सेंट है, टैक्स एब्सेंट है, टैक्स नहीं है टैक्स, तो ठीक है, टैक्स 0 नहीं है, तो फिर वही 80,000 सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। फिर जो डेप्रिसिएशन अभी अभी आपने 20,000 माइनस किया, उसी 20,000 को अगर आप यहां दोबारा जोड़ दोगे, ये आपका क्या बन गया? पूरा 1 लाख बन गया। इस बात से आपने क्या सीखा? वही बात आ गई ना फिर से, जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी सिखाया आपको, क्या कि अगर आपका टैक्स क्वेश्चन में नहीं है, अगर टैक्स एब्सेंट है, तो जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये जो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स जो ये होता है, वही सेम टू सेम क्या होता है हमारा? CFAT। तो ये देख लो आप, ये भी देख लो और ये भी देख लो, ये 1 लाख और ये 1 लाख दोनों आपस में मैच हैं। क्यों मैच हैं? क्योंकि टैक्स एब्सेंट है। मैं फिर से लिख देता हूं आपको, क्या? नोट में, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स, अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज इक्वल टू CFAT। ये बात आप याद रख लो, सेट कर लो माइंड। पता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं आपके लिए, आपको ये चैप्टर, मैं आपके लिए चैप्टर बहुत ज्यादा आसान बनाना चाहता हूं। मैं आपके आगे कैपिटल बजटिंग चैप्टर का क्वेश्चन रखता हूं, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा उसमें कि टैक्स है कि नहीं है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, तो फिर मुझे डायरेक्ट क्या मिल गया? वो जो मुझे दे रखा होगा वो डायरेक्ट मेरा क्या होगा? CFAT। और अगर मुझे क्वेश्चन में CFAT पहले से ही पता हो, तो आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेटमेंट होती है, ये वाली, ये जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट शोइंग CFAT, ये बनाने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में टैक्स तो था ही नहीं, टैक्स तो एब्सेंट है। और अगर टैक्स एब्सेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसके अंदर जो आपको अर्निंग्स दी होती हैं, वो डायरेक्ट आपको क्या दिया होता है? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, CFAT दिया होता है। और फिर आपको इसकी जगह डायरेक्ट ये बनाना चाहिए, ईयर 1 2 3 4 5 CFAT, ये बनाना चाहिए। कैपिटल बजटिंग चैप्टर के क्वेश्चंस के फॉर्मेट्स में आपने क्या सीखा मेरे से? एक तो पहले आपने ये ऊपर वाला फॉर्मेट सीखा जिसमें ये CFAT बन रहा है, उसके बाद नीचे आप ये बनाते हो, ये ईयर्स बनाते हो, CFAT लिखते हो, PVF करते हो, PV करते हो, क्यूमुलेटिव करते हो, ये सब करते हो। अब दूसरा वाला टेबल आप डायरेक्ट कब बना रहे हो? जब क्वेश्चन में टैक्स एब्सेंट हो। क्योंकि जब टैक्स एब्सेंट होता है तो डायरेक्ट आपको क्या दिया होता है? CFAT, सीधा काम स्टार्ट। लेकिन लास्ट ईयर का जो CFAT होता है, लास्ट ईयर का CFAT, वो हमेशा क्या होता है? अलग। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर के CFAT में 3 चीजें जुड़ती हैं: वर्किंग कैपिटल के रिलीज का पैसा, कैश सैल्वेज वैल्यू एंड टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल। ये हमेशा याद रखना, आखिरी साल के CFAT में बहुत सारा पेमेंट जुड़ता है। देखो, अगर अभी तक आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही ना कि आखिरी साल के CFAT में क्या क्या जुड़ता है, आप मेरी वीडियो नंबर 1 देखना, इंट्रोडक्शन की। उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि आखिरी साल के CFAT में क्या क्या जुड़ता है। फिलहाल अभी आप क्वेश्चन नंबर देख रहे हो जो अभी हम कर रहे हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1,
कह रहे हैं XYZ लिमिटेड कंपनी है, ये कंसीडर कर रहे हैं कि एक न्यू मशीन परचेज करना चाहते हैं। एक्चुअली क्या एक कंपनी है वो न्यू मशीन परचेज करना चाहती है और उसके पास ना फिर से दो ऑप्शन आ गए हैं, या तो वो मशीनरी ए ले लो या मशीनरी बी ले लो। अब फिर से वही बातें आ गई ना, दो दो मशीनें दे रखी हैं, अब मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी मशीन बेटर है कि नहीं है? आप ऐसे कैसे बता सकते हैं? तो एनपीवी निकालना पड़ेगा, जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा होगा वो वाली मशीन बहुत बेटर होगी। बाकी देख लेते हैं हमसे क्वेश्चन में मांगा क्या क्या है। और कह रहे हैं टू ऑल्टरनेटिव ऑफ द मशीन, मशीन ए एंड मशीन बी। जो मशीन ए है ना वो कितने की, नहीं पूरा पढ़ो एक बार, पूरा पढ़ो ठीक से। टू ऑल्टरनेटिव मशीन्स ए एंड बी हैव बीन सजेस्टेड, ईच हैविंग इनिशियल कॉस्ट 10 लाख। या इन्होंने ना ईच वर्ड लगाया है, ईच मतलब ये हो गया ना कि दोनों मशीनें 10-10 लाख की हैं, एंड रिक्वायरिंग 50,000 एज एडिशनल वर्किंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1। पॉइंट टू बी नोटेड, देखो दोनों मशीनें 10-10 लाख रुपए की हैं। एक बात तो, अगर मैं मशीन ए लूंगा वो भी 10 लाख की है, अगर मैं मशीन बी लेता हूं वो भी 10 लाख की है। लेकिन वर्किंग कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था, बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए जितने भी बिजनेस होते हैं वो थोड़ा सा अपने लिए क्या अलग करके रखते हैं, रिजर्व फॉर द फ्यूचर सेफ्टी। ये वही वर्किंग कैपिटल है, और इन्होंने ये वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए इनको, 50,000 रुपए की चाहिए, लेकिन वो भी चाहिए एट द एंड ऑफ द ईयर 1, एक साल बाद चाहिए। यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 0 ईयर में नहीं है, एक साल बाद है। नेक्स्ट, अच्छा, नेट कैश फ्लो आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो। 1 2 3 4 5 साल का प्रोजेक्ट है। द कंपनी हैज टारगेट टू रिटर्न ऑन कैपिटल 10%। यू नो ये 10% क्या है? आपको वो पीवी वाला फॉर्मूला याद है? पीवी इज इक्वल टू 1/1 प्लस आर, और आर का मतलब होता है रेट, और ये रेट क्या दे रखा है, 10%। सर आप अभी तक याद क्यों नहीं कर लेते? मैंने आपको कई बार बताया, आप एक कॉपी में लिख क्यों नहीं लेते कि ये जो 10% आपको दे रखा है इसके नाम कौन कौन से होते हैं? इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, इसको डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। समझ रहे हो? ये सारे नाम है इसके। इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं। तो अलग अलग वैरायटी से ऐसा नाम आता है। आपको समझना चाहिए कि पीवी का फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू का, 1/1 प्लस आर। तो जो वो आर है ना, आर, वो आर ये 10% है। नेक्स्ट, फिर कह रहे हैं ऑन दिस बेसिस यू आर रिक्वायर्ड टू कंपेयर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द मशीन्स। इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी भी बोला है, यानी कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकालना है, पीआई, एंड स्टेट विच ऑल्टरनेटिव यू कंसीडर टू बी फाइनेंशियली प्रेफरेबल। और हमें बताओ कौन सी मशीन हमें परचेज करनी चाहिए, कौन सी प्रेफरेबल ज्यादा है। देखो मैंने आपके आगे सारा क्वेश्चन पढ़ा, इसमें इनकम टैक्स की परसेंटेज कहां है? नहीं दे रखी ना इनकम टैक्स की परसेंटेज। जिस क्वेश्चन में टैक्स की परसेंटेज ना हो उस क्वेश्चन के अंदर जो हमें ये अर्निंग्स दे रखी हैं इसी को हम क्या मानेंगे अब? CFAT। दैट्स ऑल। आओ इसको क्वेश्चन को करें। तो आंसर नंबर 1 कर रहे हैं अब हम ये। तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं यहां पे मशीन ए। सर मशीन ए की कॉस्ट कितनी है? सर दोनों मशीनें 10-10 लाख रुपए की थी, आपको याद होगा। तो मशीन ए जो है वो 10 लाख रुपए की है। ये 10 लाख हम कब खर्च करेंगे? 0 ईयर में। वर्किंग कैपिटल, बिजनेस को चलाने के लिए, जो रेगुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए जो खर्चा होता है वर्किंग कैपिटल, वो हमको कब कितना चाहिए? 50,000। लेकिन चाहिए कब था वो? एट द एंड ऑफ द ईयर 1। कब चाहिए वो? एंड ऑफ ईयर 1, मतलब पहले साल के एंड में चाहिए था वो। ठीक है। नेक्स्ट, मशीन ए की अर्निंग्स कितनी है? सर मैं यहां लिख रहा हूं क्या? एज द परसेंटेज ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट गिवन, देयरफॉर अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स इज इक्वल टू CFAT। ये मेरी एक नोट वाली लाइन है जो मुझे लिखनी है इस क्वेश्चन में। अच्छा, और अब मैं सीधा वो बना रहा हूं टेबल ईयर्स का। फिर यहां पर वो आता है ईयर्स के बाद CFAT, फिर आता है PVF एट द रेट। इस क्वेश्चन का PVF क्या था? इस क्वेश्चन का PVF की परसेंटेज कितनी दे रखी है? 10%। सर कितनी परसेंटेज है ये? 10%।
इसके बाद पीवी, हाँ, और कितने साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। CFATs कितने कितने दे रखे हैं? पहला है 1 लाख, फिर है 3 लाख, फिर है 4 लाख, फिर है 6 लाख, फिर है दोबारा से 4 लाख। अच्छा, और अब ये PVF दे रखा है 10%। इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है 1/1 प्लस आर। आर क्या है? रेट। 1/1 प्लस 10%, 1/1.1। कैलकुलेटर खोलो, 1 को डिवाइड कराओ 1.1 से। पहला क्या आया? 0.909, अगला 0.826, अगला 0.751, अगला 0.683, 0.621। सर इक्वल टू जितनी बारी दबाते रहोगे उतनी बार आप पीछे आ रहे हो। समझो मेरी बात को, डिवाइड करके ना आंसर छोटा होता है। एक बार दबाओगे पीछे जाओगे, एक बार और दबाओगे इक्वल टू तो 2 बार पीछे जाओगे, 3 बार इक्वल टू दबाओगे तो 3 बार पीछे जाओगे। जितनी बार आप अपने रुपयों को 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, जितनी बारी पीछे लेके जाना चाहते हो, इक्वल टू का साइन दबाओ, दैट्स ऑल। एनीवे, ये पीवीएफ आ गया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 10%। देखो, 1 रुपए की कीमत अगर 1 साल पहले 0.909 है तो पूरा का पूरा 1 लाख 1 साल पहले कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लाओ फिर कैलकुलेटर, 1 लाख को मल्टीप्लाई कराना है आपको 0.909 से। ये लो जी, पहला वाला है 90,900। फिर इसके बाद आ जाओ आप 3 लाख। 3 लाख को मल्टीप्लाई कराओ 0.826 से, ये आपका 247,800। नेक्स्ट, 4 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.751 से, 300,400। नेक्स्ट, 6 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.683 से, ये आपका 409,800। क्या मैंने इस क्वेश्चन में कुछ गलती करी है? बताओ। मुझे पूरा यकीन है आपको नहीं याद होगा। सर मैंने बताया कि ये जो मेरे को सारे अर्निंग्स दे रखे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स तो था नहीं, तो ये मेरे सारे CFAT हैं। आखिरी साल का जो CFAT होता है, आखिरी साल का CFAT क्या यही होगा 4 लाख रुपए जो ये दे रखा है? क्या आखिरी साल का CFAT 4 लाख रुपए होगा, या अभी इसके अंदर 3 चीजें जुड़ेंगी? 3 चीजें कौन सी जुड़ेंगी? एक तो सर रिलीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, एक जुड़ेगा कैश सैल्वेज वैल्यू। ये जो हमारी मशीन है 10 लाख की, इसको जब 5 साल के बाद कबाड़ी वालों को बेचोगे तो 5वें साल के एंड में कबाड़ी को बेच के जो पैसे मिलेंगे वो भी तो मिलेंगे। तो आखिरी साल में आप 3 चीजें एक्स्ट्रा भी तो कमाते हो। टैक्स सेविंग, लास्ट में टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल भी तो होता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको मशीन की एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कहां दे रखी है? सर मैंने आपके आगे ये सारा क्वेश्चन रीड करा है। मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू कहां है? नहीं दे रखी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? अगर आपको क्वेश्चन में एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ना दे रखी हो, सर अगर हमें पेपर में एस्टिमेटेड सैल्वेज वैल्यू ना दे रखी हो तो हम क्या मानेंगे? 0। और कैश सैल्वेज वैल्यू भी अगर ना दे रखी हो तो क्या मानेंगे? 0। वर्किंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दे रखी है? अरे यस सर, दे रखी थी। वर्किंग कैपिटल आपने पहले साल के एंड में कितनी लगाई थी? 50,000। आपको याद है ये वर्किंग कैपिटल आपने पैसा रिजर्व करके रखा था फ्यूचर सेफ्टी के लिए। अब आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा जब 5 सालों के बाद, तो ये जो 50,000 आपने वर्किंग कैपिटल के लिए बिल्कुल अलग करके ब्लॉक करके रखा था, अब जब आपका बिजनेस ही खत्म हो गया तो इस 50,000 को ब्लॉक करने की जरूरत है। अब ये 50,000 तो फ्री हो गया, इसको फिर रिलीज करना चाहिए। तो आखिरी साल का CFAT 4 लाख थोड़ी ना होगा, उसमें ये 50,000 रुपए जब वर्किंग कैपिटल का जुड़ जाएगा तो आखिरी साल का CFAT तो 4.5 लाख होगा ना। यही तो बस इस क्वेश्चन के अंदर सीखना था, मेन बात तो यही थी। अब 4.5 लाख को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.621 से, और ये होगा 279,450। और अब इन सबको प्लस करेंगे, 90,900 प्लस 247,800 प्लस 300,400 प्लस 409,800 प्लस 279,450। ये लो सर 13,28,350। तुम्हें पता है ये वाले पैसे जब 1 साल पीछे आए तो 90,900 हो गए। ये 4.5 लाख जो पैसे आज से 5 साल के बाद 4.5 लाख होंगे,
जो 5 साल के बाद 4.5 लाख होंगे, आज उनकी वैल्यू 4.5 लाख नहीं होगी। ये 4.5 लाख को जब मैं 5 साल पीछे बैक डेट पे लेके जाऊंगा तो ये 4.5 लाख आज से 5 साल पहले 2,79,450 का, कितनी कम वैल्यू है उसकी। अब ये पैसे 0 ईयर के, ये भी 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 0 ईयर के, ये सारे पैसे अब 0 ईयर में आ गए हैं। इन सबको प्लस किया तो ये सारी हैं 0 ईयर की कमाइयां। ये मैंने निकाला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो। अब मुझे निकालना है एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना आया? 13,28,350। सर जब मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था तो इनिशियली मैंने कितना पैसा लगाया था? सर एक तो आपने मशीन खरीदी थी 10 लाख रुपए की, मशीन खरीदी 10 लाख की, ये मेरा आउटफ्लो है। वर्किंग कैपिटल भी आपने 50,000 लगाया था, वो भी आपका आउटफ्लो ही था। हाँ, जब मशीन खरीदी थी 10 लाख की, वो तो 0 ईयर में खरीदी थी। तो जो मशीन खरीदी है 10 लाख की, वो तो आपने 0 ईयर में ही खरीदी थी, तो वो तो 0 ईयर में ही है, ऑलरेडी पैसे 0 ईयर में है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल का पैसा, बिजनेस के लिए जो आपने रिजर्व लगाया था, वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा अलग करके रखा था आपने 50,000 रुपए, ये करा था एंड ऑफ ईयर 1, पहले साल के एंड में करा था ये। तो ये वाला पैसा 0 ईयर का नहीं है, ये 1 साल बाद का है। इसको 1 साल पीछे लेके आओगे 0 ईयर में, तो आपको याद करा दूं 1 साल पीछे लेके आने के लिए 0.909 से मल्टीप्लाई करना चाहिए ना आपको, तभी तो 1 साल पीछे आओगे अपने पैसों को लेकर। अब आपको इस 50,000 को मल्टीप्लाई कराना चाहिए 0.909 से। लो जी 45450। अब आपने 0 ईयर में एक तो ये 0 ईयर में लगाया था, और आपने 0 ईयर में लगाया है एक 10 लाख की ये मशीन। टोटल आपने 0 ईयर में लगाया है 10,45,450, 10,45,450। तो 13,28,350 माइनस 10,45,450 करके सर ये आ रहा है 2,82,900। सर प्लस में आ रहा है आपका एनपीवी, और इसमें निकालना था अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या सिखाया आपको मैंने? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कहाँ है? ये, अरे वो तो ये रहा ना, ये रहा ऑल इनफ्लो, ये रहा आउटफ्लो। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है, जो हम पैसे लगाते हैं वो नीचे रखते हैं, और जो पैसे कमाते हैं वो ऊपर रखते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। सर 13,28,350 ऊपर और 10,45,450 नीचे। इसको डिवाइड कराते हैं, 13,28,350 डिवाइडेड में 10,45,450। ये लो सर 1.270 आगे ना अप्रॉक्स वर्ड लिख दो, और ये आपका आ गया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और ये मैंने सारा कुछ किसका करा है? मशीन ए का करा है। ऐसे ही सब कुछ मुझे मशीन बी का करना है, फिर उसको कंपैरिजन भी करना है। आओ अब मशीन बी का करें। सर मशीन बी की कॉस्ट कितनी थी? सर अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो वहां लिखा था दोनों मशीनें हैं, ईच वर्ड लिखा था। दोनों मशीनें कितने की हैं? 10-10 लाख की। तो मशीन बी भी कितने की है? 10 लाख की। ये पैसे हम कब खर्च करेंगे? 0 ईयर में, जब मशीन को खरीदेंगे। फिर इस क्वेश्चन में भी इस मशीन बी के लिए भी वर्किंग कैपिटल कितनी लग रही है? वही 50,000। लेकिन ये कब लग रही है? एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर 1। ये ईयर 1 के एंड में लग रही है। ये मेरी वर्किंग कैपिटल लगी है एट द एंड ऑफ द ईयर 1। मतलब कॉस्ट लग गई, वर्किंग कैपिटल लग गई। अच्छा, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा था? 10%। 1/1 प्लस आर का वही 10%। और अब टैक्स तो था ही नहीं, तो जो अर्निंग्स दी है वो डायरेक्ट सीएफएटी है। सीधा लिख दो ईयर्स सीएफएटी पीवीएफ एट द रेट 10%।
पीवी प्रेजेंट वैल्यू पैसों में, ईयर 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। सर CFAT देखो दूसरी मशीन के कितने हैं। सर पहला वाला कितना है, 3 लाख, पहला 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख। ये मेरे CFAT आ गए। और सर पीवी का फॉर्मूला 1/1 प्लस आर, आर रेट है, 1/1 प्लस 10%, 1/1.1। कैलकुलेटर 1 को डिवाइड कराएंगे 1.1 से, 5 बार इक्वल टू दबाते रहेंगे, पीछे जाते रहेंगे। 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621। इस अपने 1 रुपए को हम पीछे लेकर आ गए। हम हमेशा अपना सारा क्वेश्चन 1 रुपए से भी करते हैं। क्यों करते हैं? वे 1 ही क्यों रखते हैं ऊपर? देखो अगर मैं 1 रुपए का पता लगा लूंगा, 1 रुपए का अगर पता लग गया तो मुझे अगर लाखों का पता लगाना है तो मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले 1 रुपए का पता लग जाए, बस 1 रुपए का पता लग जाएगा तो 2000 का भी पता लग जाएगा, 5000 का भी पता लग जाएगा, मल्टीप्लाई करा के पता लगाते रहेंगे। पहले 1 रुपए का पता लगा लो। चलो अब मेरा 1 रुपया 1 साल पहले 0.909 का था, तो पूरा का पूरा 3 लाख 1 साल पहले कितने का होगा? मल्टीप्लाई कर लेते हैं फिर से। आ जाओ, 3 लाख को मल्टीप्लाई कराएंगे 0.909 से, 909 से। ये लो जी, ये आपका आ गया 272700। नेक्स्ट 4 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.826 से। ये लो जी 330400। नेक्स्ट सर 5 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.751 से। ये लो 375500। नेक्स्ट सर 3 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.683 से। ये लो 204900। नेक्स्ट सर 2 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.621 से। ये लो 124200। अब ये सारी कमाइयां आ गई हैं 0 ईयर्स में। आपने देखा ये जो 2 लाख है, 5 साल पहले ये 2 लाख नहीं था। आज से 5 साल अगर मैं पीछे जाऊं ना इस 2 लाख को बैक डेट में लेके, तो ये 1,24,200 है। वैल्यू कितनी कम हो गई ऑब्वियसली। अब ये सारे कमाइयां 0 ईयर की हैं। आओ प्लस करें इसको, 272700 प्लस 330400 प्लस 375500 प्लस 204900 प्लस 124200। ये लो सर, ये आपका आ गया 13,07,700। अब निकालेंगे सर एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सर फॉर्मूला प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। सर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो कितना है? 13,07,700। ओ शिट यार, मेरे से ना गलती हो गई सर। मैं आपको सिखाता सिखाता खुद ही मैं भूल गया। सर आखिरी साल का जो CFAT है 2 लाख, क्या वो आखिरी साल का CFAT ये सेम टू सेम लिख देंगे क्या? ये आखिरी साल के CFAT में 3 चीजें जुड़ती हैं, वर्किंग कैपिटल, कैश सैलवेज वैल्यू, टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑन सेल, होता है ना। अब वर्किंग कैपिटल कितनी लगाई थी यहाँ पे? 50,000 लगाई थी। तो आखिरी साल के CFAT में वो भी तो जोड़ना था। शिट सर, गलत कर दिया था आपने। जोड़ो 2.5 लाख, 2.5 लाख को मल्टीप्लाई कराना है 0.621 से। ये आया 155,250। अब 13,07,700 में से माइनस करा देते हैं। अरे यार 272,700 प्लस 330400 प्लस 375500 प्लस 204900 प्लस 155,250। ये लो सर, सर ये 13,38,750। सर 13,38,750। और सर अब इनिशियली लगाया कितना था? देखो 10 लाख लगाया था 0 ईयर में, लेकिन जो ये वर्किंग कैपिटल का 50,000 लगाया था वो 0 ईयर में नहीं लगाया था, ये पहले साल के एंड में लगाया था। तो इस 50,000 को 1 साल पीछे लेकर आना है। ये 0 ईयर में पहले से था। मैं चाहता हूं कि जितनी भी कमाइयां हो वो सारी 0 ईयर की हों, और जितने भी आउटफ्लो हो वो भी सारे 0 ईयर के हों, क्योंकि ये सारा खेल प्रेजेंट वैल्यू का चल रहा है। और प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आज 0 ईयर में कितने पैसे लगे हैं आपके। हर चीज 0 ईयर की चाहिए आपको। सब यही तो टॉपिक है टाइम वैल्यू का।
हर पैसे ना अपने अलग अलग टाइम की वैल्यू के हिसाब से होते हैं। कोई पैसा 2 साल बाद का होता है, कोई पैसा 3 साल के बाद का होता है, कोई 4 साल के बाद का होता है। उनको हर पैसों का ना एक अपना अलग अलग लेवल होता है। हम उन सबको ना जीरो में लेकर आ रहे हैं, सारी कमाइयों को जीरो जीरो में ला रहे हैं, सारे आउटफ्लोज को जीरो 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 में ला रहे हैं, फिर सारे आउटफ्लो जीरो ईयर के हो जाएंगे, सारे इनफ्लोज जीरो ईयर के हो जाएंगे, फिर इनफ्लो में से आउटफ्लो माइनस कराएंगे तो एनपीवी आएगा। दैट्स ऑल। तो सर एक तो जीरो ईयर में आपने एक 10 लाख की मशीन खरीदी है, जीरो ईयर में ये लगाया है, और जो 50,000 की वर्किंग कैपिटल लगाई थी उसको अगर सिर्फ एक साल पीछे लेके आना है तो 45450 पीछे आंसर आया था वही ऊपर। और ये अब ये भी हो गया जीरो ईयर का। अब जीरो ईयर में ये भी लगा है, जीरो ईयर में ये भी लगा है, ये आपका 10,45,450 और ये माइनस करा लेते हैं 10,45,450, ये आपका आ गया 293,300 प्लस में आ रहा है, ये आपका एनपीवी आ गया। और अब आपको निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला आपको क्या सिखाया मैंने, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लो अपॉन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश आउटफ्लो। हमेशा इनफ्लो ऊपर और आउटफ्लो नीचे, जो लगाते हैं पैसा वो नीचे आता है, जो कमाते हैं वो हमेशा ऊपर आता है। सर हमने इस टॉपिक में कितने पैसे लगाए थे? सर ये आपने लगाया 10,45,000, सर आपने लगाया 10,45,450 आउटफ्लो था, जीरो ईयर का आउटफ्लो है सारा, और जीरो ईयर की कमाइयाँ 13,38,750। सर 13,38,750 डिवाइडेड में 10,45,450, ये लो सर 1.280 अप्रॉक्स, लो जी पीआई आ गया। और अब फाइनली आपको डालना है कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन में आपको क्या कर रखना है, मशीन ए यहाँ रखो, मशीन बी यहाँ रखो, यहाँ लिखो एनपीवी, यहाँ लिखो पीआई। सर चेक करो मशीन ए का एनपीवी कितना आया, 2,82,900, 2,82,900, और मशीन बी का 2,93,300, 2,93,300, और 1.280 ये इसका पीआई, और मशीन ए का पीआई कितना आया, ये 1.270, 1.270। अच्छा अब ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी, अगर एनपीवी का बेस देखें तो ज्यादा कौन है, मशीन ए का कि बी का? सर मशीन बी का नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है, तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी मशीन बी इज बेटर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रॉफिट कौन कमा रहा है ज्यादा? अरे सर ये 1.27 है और ये 1.28 है, यानी मशीन बी बेटर है प्रॉफिटेबिलिटी के केस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीआई अगेन मशीन बी इज बेटर। इस तरीके से